हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का यूनिट नंबर 3, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इस यूनिट में देखिए, लास्ट यूनिट्स में जो हमने डिस्कशन की है उसमें हमने देखा कि सेलर क्या होता है, बायर क्या होता है, ओके, डिलीवरी जो है कितने टाइप्स की हो सकती है। जहाँ हमने यहाँ पर सीखा कि जो गुड्स होती हैं उसके साथ बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। उनमें से कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो उनका लीगल इम्पैक्ट होता है, कुछ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनका सिग्निफिकेंस अदर स्टेटमेंट से ज़्यादा होता है, तो वो वाली कंडीशंस बन जाती हैं और दूसरे वाली क्या बन जाती है, वारंटीज बन जाती हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो गुड्स सेलर जो है वो बायर को दे रहा है, उस गुड्स का जो ऑनरशिप है कब ट्रांसफ़र होगा। मीन्स मैम इसमें क्या है, गुड्स दी ऑनरशिप ट्रांसफ़र? नहीं, देखो एक बात आप ध्यान में देना कि आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र क्यों इतना ज़रूरी है जानना कि ऑनरशिप, क्योंकि देखो प्रेमा फेसी मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन तो में तो यही लगता है कि जिसके पास गुड्स होगी, अगर इस गुड्स में कोई भी डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होता है, तो जिसका ऑनरशिप होगा वही इसका लॉस को बियर करेगा, यही लगता है, राइट। तो मीन्स उस गुड्स का जो ऑनरशिप है कब ट्रांसफ़र होगा। मीन्स आपने वैसे ये माउस लेना है, आपने कहा कि मैम ये माउस लेना, मैंने कहा ठीक है ये माउस ले लो, मैं आपको 800 का दे दूंगी। आपने कहा ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी मेरे पास है, क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी? अभी मेरे हाथ से छूट गया, ओह टूट गया, अब ये तो टूट गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हो चुका था, राइट। तो मीन्स कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या मैं ये मान लूँ कि गुड्स की ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई? देखो आपके चक्कर में माउस तोड़ लिया मैंने, नहीं टूटा नहीं है, ठीक है। तो मीन्स जैसे ही मैंने गुड्स आपको सेल की, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं इतने पैसे दूंगा, मैं आपको ये गुड्स, क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी? नहीं मैम, ऐसे नहीं मान सकते। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये माउस है, आपने कहा कि ठीक है मैम 800 के लिए मैं लेने के लिए रेडी हैं। आपने कहा कि कल लेके जाएंगे हम, क्या अब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी? अब मानोगे ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी? अब ये टूट गया, अब गिरा और टूट गया, अब नहीं फेंकूंगी, ऐसा थोड़ी होता है आपके लिए बार बार फेंकूँ, ठीक है। तो टूट गया, अब किसका लॉस है? जहाँ ऐसा हो सकता है कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा, मैंने अपने एजेंट को बोला कि देखो मेरे स्टूडेंट के घर ये माउस पहुँचा देना, जब वो पैसे देगा तब ये माउस उसको दे देना आप। अब वो रास्ते में जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और माउस भी फिर टूट गया, तो अब किसका है? मैम जितने भी आप बातें बता रहे हो ना, उससे तो हमें यही लगता है कि सेलर का लॉस है। क्या इसमें कहीं बायर का भी होता है? देखो यही बातें हमने समझ ली हैं कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या उस टाइम ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई? क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने पर जिसकी ऑनरशिप है लॉस ऑलवेज उसका होगा? वैसे तो मोस्ट ऑफ केसेस में जिसकी ऑनरशिप, ठीक है, उसी का ही लॉस होता है, उसी के ही लॉस होता है। मैंने आपको माउस दे दिया, आपने कहा पैसे आपने मुझे दे दिए, आपने कहा कि आप अपनी शॉप पर रखो, हमें शॉपिंग करके जो है आना है, फिर आकर ये माउस ले जाएंगे। तो मेन वाइल जो है अर्थक्वेक आ जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ये बेचारा भी टूट जाता है। अब बताइए लॉस किसका हुआ? तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है। मीन्स किस इवेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट होने पर, डिलीवरी देने पर, पैसे लेने पर, पोजेशन दे देने पर, कौन सा ऐसा इवेंट है जिस पर हम ये समझे कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई? जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र वैसे ही लॉस ट्रांसफ़र, राइट। तो ये बातें हमें बहुत ही क्लियर कट पता होनी चाहिए कि जब भी हमें केस स्टडी आएगी तो हमें जानना है कि गुड्स का ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र हुआ। यही हम इस वाले यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम डिलीवरी ऑफ गुड्स करेंगे, वो बहुत ही इजी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। बट ज़्यादा टाइम जो हमारा लगेगा वो लगेगा कि हम ऑनरशिप कब समझें। देखो हमने कहा था कि गुड्स की कुछ टाइप्स होती है, एक होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती है फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 टाइप्स होती है, एक होती है स्पेसिफाइड गुड्स, एक होती है आपकी असर्टेन गुड्स, एक होती है आपकी अनअसर्टेन गुड्स। अब इन तीनों गुड्स में ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी वो आपको
समझना है। देखो कभी भी अनसर्टेन गुड्स की तो ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। आप अच्छा, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि मैम आप एक वर्ड बोलते हैं प्रेमा फेसी। प्रेमा फेसी होता क्या है, व्हाट इज़ दैट? बेटा प्रेमा फेसी होता है कि जो आपको नॉर्मल देखने में लगता है। मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, राइट, आपको सारा पेपर आता है, लेकिन जो आपके आगे है और पीछे है उनको पेपर इतनी अच्छी तरह नहीं आता, राइट। तो वो क्या करते हैं कि टीचर जो है, जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, आपको भी पूछते हैं, आप अपना मस्त हो, आपको सेक्शन याद कर रहे हो, अरे सेक्शन 18 में ये था ये था ये था, आप याद कर रहे हो, और वो दोनों बातें करने लग पड़ते, भी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, राइट। आप सामने वाले को बोलते हो क्या कर रहा है यार, और इतने में टीचर अंदर आ जाता है। अब टीचर जब अंदर आता है, आप उससे बात करो, अब प्रेमा फेसी क्या लगेगा कि कौन जो है वो चीटिंग कर रहा था, वो दोनों कर रहे थे, आप आगे वाले से बात कि आप दोनों कर रहे हैं। प्रेमा फेसी तो यही लग रहा है। मीन्स जब तक आप जो केस है आप उसके फैक्ट्स को नहीं जान लेते, आप एक कंक्लूसिव डिसीजन नहीं ले पाते। प्रेमा फेसी देखने से ऐसा लगता है। मूवीज़ में भी होता है ना कि एक पर्सन दूसरे को चाकू मार देता है, उसका दोस्त भागा भागा आता है, वो उसका चाकू निकालता है, जैसे ही चाकू निकालता है और पुलिस आ जाती है। प्रेमा फेसी क्या लग रहा है कि उसी ने ही मारा होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रेमा फेसी, ठीक है। तो प्रेमा फेसी मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको कैसा लग रहा है। चलिए बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। देखो आज जो सेक्शंस करवाऊंगी आपको सेक्शन 18 से लेके 26 तक बताऊंगी। अब सेक्शन 18 से लेके 26 तक सिर्फ वो किसके साथ डील करता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, कि ट्रांसफ़र और ऑनरशिप डिफरेंट केसेस में कब मानेंगे। जैसे एक स्पेसिफिक गुड्स है उसकी ट्रांसफ़र कब मानेंगे, एक अनसर्टेन गुड्स है उसकी ट्रांसफ़र कब मानेंगे, असर्टेन गुड्स है उसकी ट्रांसफ़र कब मानेंगे, अगर सेल्स ऑन अप्रूवल की है उसकी ट्रांसफ़र कब मानेंगे, राइट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। यही हमारा सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 26 डील करता है। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 18 जो है वो कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स तब तक नहीं हो सकती, यहाँ नहीं, शॉर्ट नोट्स में आते हैं, 2 मिनट। सेक्शन 18 जो है ये शॉर्ट नोट्स में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ब्रीफ में लिखा हुआ है। एक बार रिवीजन करके आपको फटाफट से ये सारा चैप्टर जो है आप इवन 15 मिनट्स में गो थ्रू कर दोगे। देखो सेक्शन 18 बोलता है कि देखो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी देखना है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँ मीन्स इस गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, अगर आपको ये देखना है ना, पहले तो इसको असर्टेन होना पड़ेगा। असर्टेन मतलब कि अगर मेरे पास बहुत सारे माउस हैं, एक अभी तो एक दिख रहा है ना, ऐसे बहुत सारे माउस हैं, आपने कहा कि मुझे लॉजिटेक का माउस दे दो, मुझे लॉजिटेक बहुत सारे पड़े हैं, अभी ये अनसर्टेन है, पहले तो मुझे उसमें से एक माउस आपके लिए अलग करना पड़ेगा। मीन्स इसको क्या बनाना पड़ेगा, असर्टेन बनाना पड़ेगा। जब ये असर्टेन होगी उसके बाद ही ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, बट ऐसी थोड़ी हो जाएगी। फिर हमने देखा था कि गुड्स की ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब इसकी अगर प्राइस असर्टेन है, कि प्राइस आपको पता है 800, डील कितने में हुआ था 800, प्राइस तो पता है, ये तब तक नहीं, ऐसे थोड़ी पकड़ा दूंगी कस्टमर को, ये ले भाई कैच कर, नहीं, इसको क्या करूँगी, इसको पैक करूँगी, राइट, पैक करके एक पॉली बैग में डाल के प्रॉपरली हैंड ओवर करूँगी। जब मैं हैंड ओवर करूँगी मीन्स डिलीवरेबल स्टेट, क्या बोल रही हूँ, डिलीवरेबल स्टेट, पहले तो असर्टेन करना ज़रूरी है, इसका प्राइस भी पता होना चाहिए, फिर ये डिलीवरेबल स्टेट पे होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जब आपने बायर को दे दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी। तो सेक्शन 18 यही बोल रहा है कि गुड्स जो प्रॉपर्टी है, ऑनरशिप है, अनसर्टेन गुड्स की कैन नॉट बी पास्ड, कभी भी पास नहीं हो सकती जब तक गुड्स क्या नहीं हो जाती, असर्टेन नहीं हो जाती, जब तक आप उनको अलग नहीं कर देते। अगर बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट पड़े हैं, आप शॉप पर जाते हो तो आप बोलते हो कि ये पार्ले जी हमें दे दो, राइट, पार्ले जी तो बहुत सारे पड़े हैं, जो सॉल्ट के पैकेट बहुत पड़े हैं, राइट, आपने पैसे दे दिए, अभी गुड्स वहीं पर ही हैं, आपने पैसे दे दिए कि भैया ये वाली जो 1 kg सॉल्ट है ना आप घर पर भिजवा देना। अब मेन वाली जो है भूकंप आ गया, जब फ्लड आ गया,
सॉल्ट गया, मैम हम भी तो साथ में ही जाएंगे, नहीं मान लो आप बच गए, ठीक है, मान लो आप लोग बच गए, तो मीन्स वो लॉस किसका होगा? अभी जो लॉस है किसको बिलोंग करेगा? सेलर को, क्योंकि अभी वो क्या थी? अनसर्टन। जब वो असर्टन कर लेता, उनको पैक कर देता और उसको डिलीवरेबल स्टेट पे कर देता और आपको बता देता कि हाँ मैं भेज रहा हूँ, तब वो आपके जो ऑनरशिप है तब ट्रांसफ़र होती, राइट। तो इस बात का ध्यान देना है। सेक्शन 18 सिर्फ इतना ही बोलता है, कुछ नहीं और बोलता। कहता आप जो भी आगे पढ़ोगे, बाकी के सेक्शन जो भी बताएंगे बताते रहने दो, बट एक बात ध्यान रखना कि जब तक गुड्स अनसर्टेन्ड हैं तब तक आप ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ये सिर्फ सेक्शन 18 बोलता है। फिर सेक्शन 19 आता है। सेक्शन 19 कहता है मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पेसिफिक गुड्स होती हैं जहाँ जो असर्टेन्ड हो जाती हैं। 18 तो सिर्फ ये कह रहा ना कि अनसर्टेन जो है उसकी ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करते। फिर सेक्शन 19 आता है, कहता मैं बताता हूँ कि अगर गुड्स असर्टेन होगी, जहाँ गुड्स स्पेसिफिक, देखो असर्टेन होगी बाद में स्पेसिफिक होती है, ये हमने डिस्कस कर रखा है, इस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे कि अगर गुड्स असर्टेन होगी तो उसके बाद ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी। कहता एक तो आपको इंटेंशन देखनी पड़ेगी बायर की, ठीक है, कि अगर मैंने कहा कि हाँ ये जो भी माउस है ये मेरा हुआ, आप घर पर भिजवा दो, मेरी इंटेंशन है कि अब मुझे ट्रांसफ़र कर दो, राइट। इंटेंशन देखनी पड़ेगी। जहाँ केस टू केस आपको जज करना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स वगैरह कैसे हैं। मान लो कोई गुड्स है, मान लो आपको पेन लेना है, स्टाइलस लेना है, एक ही स्टाइलस शॉप पे पड़ा है, एक ही है, राइट। आपने कहा आप ये मुझे दे दो, ठीक है, आपने पैसे दिए, मैंने आपको पकड़ा, मीन्स ये डिलीवरेबल स्टेट पे, इसको कोई पैक नहीं करना, कुछ नहीं करना, डिलीवरेबल स्टेट में है। अगर गुड्स को असर्टेंड है, स्पेसिफिक है, यही देनी है, राइट। तो असर्टेंड गुड्स जब स्पेसिफिक हो जाती है, असर्टेंड मीन्स आपको ये देना है, स्पेसिफिक मीन्स उसको पैक वैक करके आपको दे दिया जाता है, राइट। जब ये डिलीवरेबल स्टेट पे रहे, आपने पैसे चाहे बाद में भी आए, ये इट डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दिए तो ना ऑनरशिप, नहीं, ये मत समझना। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुड्स असर्टेंड होगी, मेरी इंटेंशन है, आपने कहा कि ये मुझे यही लेना है, आप मुझे ये वाला दे दो, मैंने आपको दे दिया, फिर आप कहते हो घूम के आऊँगा फिर इसको ले जाऊँगा, ये आपका हो चुका है, ठीक है। ये बोल रहा है अब हम तुम्हारे हैं सनम, अब इसको कुछ भी होगा तो लॉस आपका है। क्या समझे आप कि जब गुड्स असर्टेन होती है, जब गुड्स जहाँ गुड्स स्पेसिफिक होती है, असर्टेन मान लो या स्पेसिफिक मान लो, उसकी ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो डिलीवरेबल स्टेट पे होती है और सेलर की तरफ से कोई कंडीशन नहीं। सेलर नहीं कहता कि जब तक प्राइस नहीं दोगे मैं आपको गुड्स डिलीवर, कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनकंडीशनल है। आपने कहा कि प्राइस जो है कल भिजवा दूंगा, आप सेलर बोलता कोई बात नहीं आप ये ले जाओ, ये आपका हुआ। आप कहते हो कि मैं घूम के आता हूँ फिर इसको पिक कर लूँगा। अभी जो गुड्स ये शॉप पर पड़ी है, ये शॉप पर जो गुड्स पड़ी है ये आपकी हैं, कुछ भी हो जाए आपका लॉस है, राइट। मैम ऐसे तो फिर शॉपकीपर जानबूझ के पेन निकालेगा, अरे कहाँ कितना दिमाग दौड़ता है तुम्हारा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। बेली का केस नहीं किया था, जो गुड्स है वो किसी पर्पस के लिए किसी पर्सन के पास पड़ी है, वो एज अ बेली होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके जो है प्रॉपर केयर करे, राइट। तो ऐसा नहीं होगा, फिर वो केस अलग हो जाएगा, इतना मत सोचा करो इतनी। बट ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है देखो अलग अलग बातें हो सकती है। एक तो जब आपकी स्पेसिफिक गुड्स है, एक आपकी जब स्पेसिफिक गुड्स है, राइट, वो डिलीवरेबल स्टेट पे है। वो क्या है? डिलीवरेबल स्टेट। ये श्रीमती जी जाती हैं, इनको शॉप पर ये वाला टीवी पसंद आ जाता है, ये टीवी पसंद आ जाता है। शॉपकीपर को बोलती हैं कि आप ये पैसे लीजिए और मुझे ये टीवी दे दीजिए, एक ही पीस है। अब वो कहता है कि ठीक है, बस उसको बॉक्स में रखता है, मीन्स कंप्लीटली डिलीवरेबल स्टेज है, सब कुछ हो रखा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के बॉक्स में डाला, बस ये डिलीवर। वो कहती है कि आप घर पे भिजवा देना, मैं जो है पैसे आपको दे दूंगी। मीन्स यहाँ पर जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और इस टीवी को बॉक्स में डाला, स्पेसिफिक गुड होगी, ये जो ऑनरशिप होगी इसकी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो क्या बोलता है कि जैसे कि अगर स्पेसिफिक गुड्स 19 क्या बोलता है, देखो पहले 18 क्या बोला था, बोलो 18 बोलता है कि कभी भी अनअसर्टन गुड्स की जो ऑनरशिप है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक वो असर्टन ना होगी। वो इतना कह के चुप। फिर 19 आया। 19 कहता
मैं तुम्हें बताऊंगा कि गुड्स जो स्पेसिफिक्स होती हैं वो कब ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वो कहता है कि देखो जो गुड्स स्पेसिफिक होंगी, ठीक है, पास हो जाएंगी जब इंटेंशन टू पास होगा, इंटेंशन देखी जाएगी, ठीक है। अगर इंटेंशन आपको नहीं समझ आती, इंटेंशन आप शॉप पर गए, दूध लिया, पैसे दिए, आगे, तो इजीली समझ में आता है, राइट। अब हो सकता है कि आप शॉप पर गए, बहुत सारे टीवी थे, एक चूज़ किया, आपने पैक कराया, पैसे नहीं दिए अभी, क्या उस टाइम जो है ट्रांसफ़र हुई? कहता अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना, उसके लिए मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो आप इंटेंशन देखो, अगर बाहर की इंटेंशन से आपको समझ नहीं आता ना तो दूसरे सेक्शंस में जाओ। सेक्शन 20 कहता है, मैं समझाता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हुई, मीन्स एक टीवी है, उसको पैक किया, उसमें कुछ भी नहीं करना, मीन्स वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, घर ले जाओ, प्लग लगाओ, रेडी टू यूज़, कुछ नहीं करना, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, कुछ नहीं करना, राइट। तो उस केस में जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे प्राइस आपने बाद में दी है, डिलीवरी लेटर ऑन होनी है, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपकी ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र होगी। जैसे ही टीवी ये बॉक्स में गया, डिलीवरेबल स्टेट में आया, तो डिलीवरेबल स्टेट, ये ध्यान देना, डिलीवरेबल स्टेट, टीवी को बॉक्स में डाला, डिलीवरेबल, कुछ नहीं करना, तब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, राइट, प्राइस डिसाइड हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसको अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई लैपटॉप बाय किया, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप बाय किया, मैंने बोला कि भाई स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेंट है, मैंने कहा शॉपकीपर को बोला कि हाँ भाई मुझे पसंद आ गया लैपटॉप। वो कहता कि मैडम ठीक है, ये इतने का रेट वेट बता दिया। तो मैंने कहा कि मैं इसको ले जाऊं? कहता नहीं, इसमें ना जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको अलेक्सा जो है इसमें फ्री मिलती है, वो भी आपको करके देंगे, और इसका एक ऑफिस होता है, वो भी हम इंस्टॉल करके देंगे। मीन्स दिस गुड इज स्पेसिफिक, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट इस पर कोई काम करना बाकी है, अभी इस पर कोई काम करना बाकी है। जब तक ये डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं आता, मीन्स अगर कुछ पेंडिंग है उस पर काम करना, तो तब तक ऑनरशिप, चाहे मैं पैसे दे दूं, तब तक जो ऑनरशिप है, जब प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती। ये कौन बोलता है? ये सेक्शन 21 बोलता है। सेक्शन 19 क्या बोलता था? इंटेंशन देख लो, ठीक है, नॉर्मली हम जाते हैं, सामान लेके आते हैं, तो हमें पता ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी, बट समटाइम्स जो है वो हम समझ नहीं पाते कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई कि नहीं। वो कहता है दूसरे सेक्शन बताएंगे। सेक्शन 20 कहता है कि देखो आप शॉप पर गए, अगर जो गुड्स आपने बाय की है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, सब कुछ है, और गुड्स आपने जो ली है वो पैक है, बिल्कुल पैक पड़ी है, डिलीवरेबल स्टेट है, उठाओ और ले जाओ। अगर ऐसा केस है ना, तो मान लो ऑनरशिप ट्रांसफ़र, अब कुछ भी होगा आपका नुकसान, राइट। फिर 21 कहता है कि देखो 20 ने तो ये बोला कि अगर डिलीवरेबल स्टेट में हुई तो ऑनरशिप, बट अगर वो ना हुई तो मीन्स उस पर कोई काम करना बाकी हुआ। जैसे कि मैं लैपटॉप की शॉप पर गई, मैंने कहा भैया मुझे ये लैपटॉप अच्छा लगा। वो कहते ठीक है मैडम, इतने रेट का है, आप पेमेंट करके आ जाओ। मैंने पेमेंट भी कर दी, ठीक है, मैंने पेमेंट कर दी, मैं रिसीट ले आई, मैंने कहा देखो मैंने पेमेंट कर दी है। कहता पेमेंट कर दी, ये आपका हुआ, उसने बोल दिया, बट अभी हुआ नहीं। क्यों? कहता है इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी करूँगा, अलेक्सा भी करूँगा, और एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी करूँगा, अभी काम बाकी है। अगर भूकंप आ गया, ये टूट गया, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम करना पेंडिंग है। समझ आए? डिलीवरेबल स्टेट में लाने का मतलब सब काम हो चुके हैं, वो मीन्स रेडी है गुड्स डिलीवर होने के लिए। क्या अभी मैं लैपटॉप लेके जा सकती हूँ? कहाँ लेके जा सकती हूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सब कुछ किया, उसने बंद किया, कहता मैडम रेडी है, ठीक है। जैसे ही मुझे हैंड ओवर किया, मेरे हाथ से छूट गया। अब नुकसान किसका? बोलो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, किसका नुकसान? मैम अभी तो शॉप से बाहर भी नहीं आए, लेकिन डिलीवरी दे दी ना, डिलीवर कर दिया ना, तो नुकसान आपका। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था, उधर से कोई बच्चा आया, धक्का दिया, लैपटॉप नीचे चला गया, किसका नुकसान? मैम डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, अभी काम हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसने आपको नोटिफाई नहीं किया था कि ये कंप्लीट है, ये डिलीवरेबल। मीन्स बायर को आपको नोटिफाई करना पड़ता है
कि ये काम कंप्लीट हो गया है, अब गुड्स आपकी डिलीवरेबल स्टेट में है। जब ये नोटिफाई हो गया तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो यही आपका कौन बोलता है, यही हम आपको कौन बताता है, सेक्शन नंबर 21। कौन बताता है, सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। जब आप स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट टू बी मतलब हमें करना है, अभी है नहीं, टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। एग्जाम्पल है, चलिए करते हैं कि पीटर ने बाय किया लैपटॉप फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क फॉर ए होम डिलीवरी, कहता होम डिलीवरी कर देना। शॉपकीपर एग्रीज टू इट, शॉपकीपर कहता है कि ओके ठीक है। हाउएवर, फिर भी द लैपटॉप डजंट हैव विंडोज उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये तो आपको पता होगा ना कि लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में आता है। द शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द, कि मैं पहले इंस्टॉल कर दूंगा, जब मैं डिलीवरी करूंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा उससे पहले कि मैं डिलीवरी करने लगा हूं, आपका प्रोडक्ट रेडी है। इन दिस केस, स्पेस नहीं है, देख लेना। इन दिस केस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू पीटर ओनली एंड ओनली आफ्टर द शॉपकीपर हैज इंस्टॉल, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा, मेकिंग द लैपटॉप रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। और मीन्स एंड और मतलब हिंदी में, एंड इंटीमेटेड द बायर अबाउट इट, इंटीमेशन भी दे देगा, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रख दिया, ठीक है, और लैपटॉप जो है शॉप पर पड़ा है, कोई चोरी करके ले गया, पर उसने बायर को तो बताया ही नहीं था। अभी ऑनरशिप ट्रांसफर, अब बोलो ना, नहीं हुई। यस, अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। दोबारा से, सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 कहता है मैं नहीं बताऊंगा कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, मैं ये बता सकता हूं कि जब तक गुड्स सर्टन नहीं होती, असर्टन अनअसर्टन की कभी भी ऑनरशिप नहीं आप ट्रांसफर कर सकते। जब तक गुड्स असर्टन नहीं होती तब तक नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, फिर वो चुप हो जाता है। फिर 19 आता है, 19 कहता है अरे 18 ने बोला ना असर्टन हो जाएगी, मैं बताता हूँ कि असर्टन गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी। आप इंटेंशन देखना कि कब, जहाँ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, अगर उनमें से दोनों में से भी पता ना लगे आपको कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसा करो, जो सेक्शन 20 to 26 बैठे हैं ना, आप उनके पास जाना। हम उनके पास गए, हम सेक्शन 20 के पास आए। सेक्शन कहता है 20 कहता है क्या हुआ, हमने कहा कि हमें देखना है कि स्पेसिफिक गुड्स की जो डिलीवरी है कब होती है। तो कहता है मैं बताता हूँ स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरी कब होती है। जो आप देख लेना कि जो स्पेसिफिक गुड्स है क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है, क्या बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़ है। हमने कहा हाँ। फिर कहता मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन 20 कहता है कि अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब प्राइस असर्टन सब कुछ रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट मतलब सब कुछ रेडी है, सब कुछ। तो मीन्स मान लेना प्रॉपर्टी ट्रांसफर, आप शॉप पर पड़ी है, उससे कोई नहीं, किसकी पोजीशन में कोई मैटर नहीं करता। मैंने कहा अगर डिलीवरेबल स्टेट में ना हुआ, कहता मैं इतना ही बताता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं बताता। 21 के पास जाओ। फिर हम भागे गए किसके पास, सेक्शन 21 के पास। सेक्शन 21 क्या कहता है कि हाँ क्या हुआ। हमने कहा कि देखो 20 ने सिर्फ ये बताया स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होती है तो ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। उसने ये तो नहीं बताया कि अगर हमने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया, हमने पेमेंट भी कर दिया, पर अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बिकॉज सेलर ने उस पर कोई काम करना है, सेलर अभी उस पर कोई काम करेगा। तो कहता कि इट मीन्स कि पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। हाँ जी, भाई उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, ओके। तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आती, अगर सेलर वो काम कंप्लीट कर देता है और आपको, और साथ में ही आपको इंटीमेट भी कर देता है, जब आपको वो इंटीमेशन मिलेगी ना तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ओके। फिर हमने कहा अच्छा मान लिया 22 के पास गए कि अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, व्हेन सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। अब डिलीवरेबल स्टेट में तो है, ठीक है, मतलब उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने की जरूरत नहीं है डिलीवरेबल, बट उसकी प्राइस नहीं है सर्टन, प्राइस सर्टन नहीं, कितनी प्राइस का है, कैसे। मैं वो पंपकिन लेने जाती हूँ, मैंने कहा भैया ये पंपकिन कितने का है। उसने कहा कि ये पंपकिन जो है वो 50 रुपीज़ पर केजी है। तो मैं एक मोटा सा पंपकिन उठाती हूँ, मैंने कहा ये वाला पंपकिन जो है ये बताइए। तो वो मेरे से पंपकिन पकड़ते हैं, ठीक है, हमने कहा कि ये वाला मुझे दे दो, स्पेसिफिक गुड्स है।
सुनो सुनो, स्पेसिफिक गुड्स है वो वाला पंपकिन, मैंने कहा ये वाला पंपकिन मुझे दे दो आप, राइट। स्पेसिफिक गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ मुझे लेना है, राइट। उसने जैसे ही पकड़ा पंपकिन नीचे गिरा गया और पंपकिन का कुछ और ही बन गया, ठीक है। वो हेलोवीन जैसा, हेलोवीन के बाद जो पंपकिन का हाल होता है ना वो वैसा हो गया। अब बताओ लॉस किसका? यहाँ पर मैं फॉल्ट नहीं कह रही, वो बात की बात है, सिर्फ ये बताओ ना लॉस किसका। क्या आपको अभी तक पता था प्राइस कितना है उस पंपकिन का? नहीं पता था। अरे 1 kg है, लेकिन वो पंपकिन तो हो सकता है 3 kg का हो, 3.5 kg का हो। अभी उसका प्राइस सर्टेन करना रहता था, अभी उसका प्राइस सर्टेन। मैं माउस लेती हूँ, स्पेसिफिक है, डिलीवर है, और मुझे प्राइस पता है 800, मैं वो पंपकिन ले रही हूँ, मुझे नहीं पता उसका प्राइस कितना है। ये पता है कितना था, 40-50 जो भी था पर kg है, बट जो मैं ले रही हूँ अभी उसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है वो नहीं पता। तो 22 वही कहता है कि जब तक आप प्राइस नहीं सर्टन करते तब तक जो है ऑनरशिप, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, राइट। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ऑफिस है, बड़ा शानदार ऑफिस है, मैंने कहा यार इसका जो ये कारपेट लगा हुआ है ना चेंज करवाते हैं। तो मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ, मैंने कहा कि भैया देखो कारपेट जो है थोड़ा सा बड़ा डल सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा कारपेट जो है वो दिखाइए। वो कारपेट दिखाता है, मेरे को बहुत पसंद आता है। मैंने कहा देखो ऑफिस में लगाना है, आप जाके देख लेना कि ऑफिस में। वो कहता है, वो मुझे प्राइस बता देता है कि कारपेट जो है इतने रुपीस पर स्क्वायर मीटर है, इतने का है, राइट। वो कहता है कि ऑफिस में देखेंगे कि कितना लगेगा, वो कारपेट को पैक कर देता है कि कितना लगेगा, उसके बाद ही पता चले। वो कारपेट पैक करके मेरे ऑफिस में ले आता है, ऑफिस में एक कोने में रख देता है। वो भी कर ही रहा होता है, मीन्स मेजर कर ही रहा होता है। इन बिटवीन वहाँ पर कौन आता है, ये कौन लग रहा है आपको, कौन लग रहा है, कौन लग रहा है वो, ठीक है। थीफ आता है, कारपेट उठाता है और भाग जाता है। मुझे बताओ अब लॉस किसका? क्या मुझे पता था कि कितना कारपेट लगेगा, कितना कारपेट लगने वाला है? क्या मुझे ये पता है कि पर स्क्वायर मीटर इतना प्राइस है, बट अभी कितना कारपेट यहाँ पर लगेगा, कितनी प्राइस होगी, उसकी एग्जैक्ट प्राइस असर्टेन नहीं हुई थी। उससे पहले ही चोर उसको चोरी करके ले गया, अब प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हुई। 22 कहता है कि डिलीवरेबल स्टेट में है, कारपेट मेरी ऑफिस में आ चुका है, लेकिन मुझे प्राइस नहीं पता कि मुझे कितना पैसा उसके लिए देना है, और उससे पहले ही थीफ उसको ले जाता है। तो यहाँ पर लॉस किसका हुआ, लॉस किसका हुआ? कौन रोएगा यहाँ पर? मुझे बताइए कौन रोएगा यहाँ पर, कौन रोएगा? सेलर रोएगा मैम, सेलर रोएगा। कौन रोएगा? सेलर रोएगा। तो क्या कहते हैं 22 क्या कहता है कि देखो 20 के पास आप गए, उसने कहा डिलीवरेबल स्टेट में है, राइट, ट्रांसफर होगी गुड्स, ठीक है, ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, नॉट गुड्स, ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी। वो फिर 21 के पास गए, कहते 21 ने आपको बताया कि गुड्स को अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, जब वो ले आएगा आपको इंटीमेट करेगा तब होगा। 22 कहता है कि देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया कि डिलीवरेबल स्टेट में है, मान लिया कि डिलीवरेबल स्टेट में, बट अभी प्राइस सर्टन नहीं हुआ, ठीक है, अभी पंपकिन का प्राइस ही नहीं सर्टन हुआ, उससे पहले ही वो हेलोवीन का पंपकिन बन गया। तो यहाँ पर लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। किसका लॉस होगा मुझे बताइए? सेलर का लॉस होगा बच्चे, सेलर का लॉस होगा। फिर आता है कौन? अब यहाँ पर देखो जो सेक्शन 20 थे, सेक्शन 20 ध्यान से देखो, सेक्शन 20 भी आपको स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बता रहा था, सेक्शन 21 भी आपको स्पेसिफिक गुड्स में के बारे में बता रहा था, लेकिन अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थी। सेक्शन 22 भी आपको स्पेसिफिक गुड्स के बारे में ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस सर्टेन नहीं है। अब सेक्शन कहाँ गया? 23 आता है, कहता है ऊपर वाले सेक्शंस ने तो अपना 20, 21, 22 स्पेसिफिक गुड्स ही करी जा रहे हैं। कहते मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी गुड्स स्पेसिफिक है ही नहीं, अगर आपकी गुड्स स्पेसिफिक है ही नहीं, तब प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? तो हमने कहा कि हमें 18 ने बताया था कि जो अनअसर्टेन गुड्स होती हैं, जब तक वो असर्टेन नहीं हो सकती तब तक नहीं ट्रांसफर। अच्छा, असर्टेन होगी तब, फिर असर्टेन होगी तो हम ऊपर वाले सेक्शंस में चले जाएंगे। नहीं, अनअसर्टेन को असर्टेन कब मानेंगे? अनअसर्टेन को असर्टेन हम कब मानेंगे? तो यही सेक्शन कौन बताता है? 23 सेक्शन यही बताता है। कहता है अगर
सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन हुआ, तब आप कब मानेंगे कि गुड्स जो है, जो गुड्स है वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी। जैसे बाय डिस्क्रिप्शन, मुझे आप जाते हो ना कई बार कारपेट वाली शॉप पर जाते हो, तो वहाँ पर या कर्टन्स वाली शॉप पर जाते हो, तो आजकल क्या होता है कि एक स्मॉल सी शॉप ओपन होती है और लिखा होता है कि एवरी टाइप का जो कर्टन्स है आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, बट वहाँ लगे 3-4 ही होते। तो जब आप उनके पास जाते हो कि तो आप पूछते हो कि भैया यहाँ लिखा तो इतना है पर कर्टन है कहाँ, वो कहते हैं हमारे पास बुकलेट है। वो बुकलेट खोलते हैं, वो कहते हैं कि देखो इसमें ये वाला कर्टन है, उसके ना डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा होता है कि ये कर्टन है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन ये क्लोथ होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि अमेज़ॉन में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही जैसे आप बहुत सारी शर्ट्स आपको दिखा रहे हैं कि देखो इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये शर्ट जो है इतने साइज़ में, इतने साइज़ में, इतने साइज़ में, ये वाला क्लोथ है, ये वाला कलर है, राइट, और जो भी उसका डिस्क्रिप्शन, तो सब कुछ आपको बता देते हैं। अब आप कहते हो कि ठीक है, इसमें से जो है 5 शर्ट्स आप मुझे भिजवा देना। अब जैसे ही आपने 5 शर्ट्स बोला, तब क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया? नहीं, अभी वो बैक में जाएगा, वो शर्ट में से जो आपने 5 बोला है उनमें से 5 शर्ट्स जो है वो निकालेगा, उनको पैक करेगा और उसको किस में लाएगा? डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा। जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी, पहले क्या करेगा? अनसर्टन से असर्टन बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा? उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा, तब जाके, और विदाउट एनी कंडीशन, कोई और कंडीशन अटैच नहीं है कि प्राइस दोगे, ये करोगे, वो ना, कोई और कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है उस गुड्स, अनसर्टन गुड्स की क्या होगी? ट्रांसफर। बस इतना याद रखना, अगर अनसर्टन भी है ना, अनसर्टन को पहले असर्टन बनाना पड़ेगा, फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी, तब आप कहोगे कि हाँ, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। मैम ये तो थोड़ा सा फिर ऊपर वाला ही ना, वही सेक्शन तो ऐसे तो डील कर रहे थे, इसमें 23 को क्या बनाने की जरूरत थी? अभी कहानी बाकी है, अभी सेक्शन 23 कंप्लीट नहीं हुआ। उसने अभी ये कहा कि अनसर्टेन गुड्स मींस आपने अगर असर्टन कर दी और डिलीवरेबल स्टेट में कर दी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डिलीवरेबल स्टेट में की, अब डिलीवरी जो है वो हो सकता है कि बाय कह लो कि ट्रक करे, बाय रेलवे करे, बाय शिप करे, कोई भी हो सकता है। तो कब मानेंगे? मीन्स जब बायर को मिल जाएगी तब मानेंगे। मीन्स अगर आपने अनसर्टेन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाकर, अगर तो आपको हैंड ओवर कर दिया तो होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, बट अगर आपको हैंड ओवर नहीं किया, ठीक है, बाय जो सेलर है कहीं दूर रहता है, उसने क्या किया? उसने आपको बोला कि देखो मैं बाय ट्रेन आपको ये गुड्स, जो भी डिस्क्रिप्शन उसने भेजी होगी आपको, ठीक है, मोबाइल पे बताई, जहाँ आपको लैपटॉप पर, जहाँ आपको मेल के थ्रू सब कुछ बताया कि जो गुड्स मैं भेजूंगा वो इस डिस्क्रिप्शन की होगी, तो उसने अपने गोडाउन से वो गुड्स निकाली, पैक की और किस में रख दी? यहाँ पर ट्रेन में रख दी। अब जैसे ही रखते, क्या वो गुड्स जो है वो बायर को ट्रांसफर होगी? यहाँ पर कोई क्या बना होगा? रेलवे रिसीट बनी होगी, ठीक है, रेलवे रिसीट बनी होगी। पहले ऑब्वियसली उसने बायर को क्या पूछा होगा? उसने उसको बाय डिस्क्रिप्शन, दोबारा से सुनो, बाय डिस्क्रिप्शन कुछ गुड्स दिखाई होंगी, फिर इसने अप्रूव किया होगा। अप्रूव करने के बाद उसने कहा होगा कि पैक कर दो, तो इसने गुड्स को असर्टन किया होगा। असर्टन करने के बाद इसकी अप्रूवल या इसकी अप्रूवल के बाद उनको क्या किया होगा? उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाया होगा। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद फिर उसको कहाँ? रेलवे तक पहुँचाया होगा, फिर एक रेलवे रिसीट बनी होगी। अगर तो इस सेलर ने रेलवे वालों को बोला है कि बायर जो है वो आपको रेलवे रिसीट दिखाएगा और आप जो है ये गुड्स उसको दे देना, मीन्स कोई कंडीशन नहीं है कि उससे पैसे लेना, जो कुछ जब मैं बोलूँ तब करना, नहीं, वो कहता है कि बायर आएगा, वो आपको रिसीट दिखाएगा, ये उसको दे देना। इट मीन्स कि अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं है, जैसे ही इसने रेलवे में गुड्स रखी और रेलवे रिसीट बनी और बायर को इंटीमेट कर दिया कि हाँ गुड्स जो है आपकी रेलवे में है, तो उसी टाइम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। अगर इसमें अब रेलवे
जो है अब रेल जो है डीरेल होगी, गुड्स का नुकसान हुआ, किसका हुआ? बायर का हुआ। बट अगर यहाँ पर सेलर कहता कि नहीं गुड्स ट्रांसफर मत करना, जब तक वो जो है पैसे नहीं देता, जहाँ मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं करता, जब तक मैं आपको ऑर्डर नहीं दूंगा तो आप आगे वाले पर्सन को जो है गुड्स को डिलीवर मत करना, तब अगर जो रेल है वो डीरेल हो जाती तो सेलर का नुकसान होता। ये बात आपको समझनी है, समझे आप? तो क्या कहता है बिल ऑफ लेडिंग है, आप रेलवे रिसीट कर लो कि ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ बायर। बायर को जो है हमने एक रेलवे रिसीट, जो रेलवे रिसीट है बायर के नाम पर बना दी, इस एंड उसको भेज भी दी। द ऑनरशिप इन द गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर, उसी टाइम सेलर से बायर को जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे ही उसने बोला कि ये रेलवे रिसीट है, आप गुड्स ले लेना। अब बाद में रेल के साथ क्या होता है उसकी कोई टेंशन नहीं। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस और बाय थेफ्ट द सेलर विल नॉट बी लायबल। ठीक है, अनसर्टेन गुड्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो ऑब्वियसली सेक्शन 23 कहते हैं कि पहले तो देखो विद द एसेंट ऑफ सेलर और बायर आपको गुड्स को क्या करना पड़ेगा? असर्टन करना पड़ेगा। असर्टेंस होगी गुड्स, ठीक है, फिर उनको क्या करना पड़ेगा? आपको डिलीवरेबल स्टेट में पुट करना पड़ेगा। डिलीवरेबल स्टेट में जब आप ले आए, अगर आप किसी कैरियर को देते हो, कैरियर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन वाले, कोई भी हो सकता है, शिप हो सकती है, मोटर हो सकती है, रेलवे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आपने उनको हैंड ओवर कर दिया और बायर को इंटीमेट भी कर दिया कि हमने हैंड ओवर कर दिया, आगे से आप ले लेना अपनी गुड्स को, तब क्या हो गया? ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। यही सेक्शन 23 आपको बताता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो सेक्शन 23 के एसेंशियल्स हैं, आपके एनालिसिस दिया होगा सेक्शन 23 का, आप एसेंशियल पढ़ लेना। सेक्शन 23 जो है आपको जो है याद हो जाएगा। क्या एसेंशियल है? सेक्शन 23 क्या कहता है कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए किसका? अनसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स भी हो सकती है। अनसर्टेन गुड्स भी, फ्यूचर गुड्स भी, कोई भी हो सकती है। सेक्शन 23 दोनों से डील करता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है, अभी हम ये नहीं कह रहे ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है। पहला एसेंशियल क्या है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए अनसर्टेन गुड्स का, तभी मैं उससे डील करूंगा। सेक्शन 23 कहता है मैं तभी उन गुड्स से डील करता हूं जो अनसर्टेन होती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड, फिर क्या होना चाहिए? गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है गुड्स उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन कुछ और दी थी, अब गुड्स कुछ और हैं, तो मैं वहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी। एक तो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और गुड्स को फिर आप क्या करो? गुड्स को आप डिलीवरेबल मीन्स अनसर्टेन को असर्टेन बना के डिलीवरेबल स्टेटमेंट डालनी है। द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशन। ऐसा नहीं कर देना कि कोई कंडीशन लगा दो कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक हम गुड्स नहीं भेजें। ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और द कैरियर। मतलब डिलीवरी टू द बायर कर सकते हैं, उसके एजेंट को कर सकते हैं, जहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले के बायर के बिहाफ पर उसको कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएटेड का मतलब आपने सेग्रीगेट कर दिया कि हाँ ये वाली गुड्स हैं, ये इस पर्सन की हैं। द एप्रोप्रिएशन मीन्स आपको सेपरेट वो गुड्स रखनी पड़ेंगी। द सेल जो एप्रोप्रिएशन जो होती है, एप्रोप्रिएशन जो है वो सेलर विद द एसेंट मीन्स बायर से पूछता है कि हाँ अब आपकी गुड्स को भेज दें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग कर देता है। द बायर विद द एसेंट ऑफ जो है बायर कहता है कि मैं इसमें से ये गुड्स जो हैं वो आप मुझे भेज देना। द एसेंट जो है, एसेंट मतलब अप्रूवल, अप्रूवल जो है वो एक्सप्रेस लिख के भी हो सकती है, जब कंडक्ट भी हो सकती है। एसेंट में बी इधर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन मीन्स बिफोर एंड आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि आपने अप्रूवल किया कि हाँ यही गुड्स चाहिए, तो सेलर बोलता है भी गुड्स को एप्रोप्रिएट कर दो, आपने कहा हाँ, जब एप्रोप्रिएट करके कि ये गुड्स है ठीक है, आप कहते हो हाँ, मतलब बिफोर एंड आफ्टर कुछ भी हो सकती है। तो ये वाले सारे एसेंशियल्स होंगे, मीन्स गुड्स अनसर्टेन होगी, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगी, उनका एप्रोप्रिएशन होगा, बायर के अप्रूवल पे भी हो सकता है, सेलर के अप्रूवल पे भी हो सकता है। फिर आप डिलीवरी करते हो अनकंडीशनली, चाहे आप बायर को करो, चाहे उसके एजेंट को करो, और चाहे उसके बिहाफ पर किसी कैरियर को करो। तो दिस इज आर सेक्शन 20, 21, 22। ये तीनों सेक्शन तो आपको स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बताते हैं, बट 23 ओनली डील विद द अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स।
राइट, जो डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल की जाती हैं। तो उसके अकॉर्ड उससे डील करता है आपका सेक्शन 23। अब देखो, जो हमने देख लिया कि जो असर्टेन गुड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब मानेंगे, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगी, नहीं होंगी, राइट, प्राइस असर्टेन नहीं होगा, जब वो अनअसर्टेन है तो कब मानेंगे। ये सारे हमने 20 से लेकर 23 तक समझ लिया। अब हो सकता है कि गुड्स जो है वो आपने अप्रूवल बेसिस पर जो है सामने वाले को दिए कि भाई ले जा, पसंद आई तो रख लेना, नहीं तो वापस दे जाना। अब जब आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करते हो, मीन्स मैंने कहा कि ये देखो ये माउस है, ठीक है, 800 का है, आपने कहा कि सोचता हूँ लूँ कि लूँ, मैंने कहा ले जा, रख, इसको 1-2 दिन यूज़ कर, राइट, और अगर अच्छा लगे रख लेना, नहीं तो मुझे वापस दे देना। मीन्स ये है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब क्या होगा, अब मैं कब मानूं कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी। देखो, जब मैंने सेल ऑन अप्रूवल है, जब आपको बोला कि ले जाओ यूज करके देखो, अभी तो आपने हाँ नहीं की ना मैं इसको खरीदूंगा, अभी तो आपके पास ऑप्शन है, आप खरीद सकते हो, लेकिन सेल तो तब होगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं इसको परचेज करूंगा। अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ही नहीं सेल ऑन अप्रूवल पर। अच्छा, आपने ये माउस ले गए, मैंने आपको बोला कि 2 डेज रखो, यूज करो, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। आप लेके गए, 2 डेज हो गए, 3 डेज हो गए, 4 डेज हो गए, आपने माउस वापस ही नहीं किया। अब बताओ कि अब क्या मानूं, और 4th डे जो है आप कॉल करके कहते हो कि ये माउस जो है वो डैमेज हो गया। अब बताओ कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं, क्या मेरी ऑनरशिप थी कि आपकी ऑनरशिप थी। देखो, जब मैंने 2 डेज टाइम स्पेसिफाइड किया है, उसके बीच में उन 2 डेज पर कुछ भी इसका लॉस होता वो मैं बेयर करती, बट 2 डेज के बाद आप जो है आपका कंडक्ट, आपने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि आप ये माउस बाय करोगे, लेकिन इम्प्लाइड है, आपका बिहेवियर बताता है। अगर नहीं चाहिए था 2 डेज के बाद वापस कर देते, अगर नहीं किया तो मैं ये मान लूंगी कि आपने मुझसे बाय कर लिया है और ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी। समझे? तो सेल ऑन अप्रूवल में आप या तो टाइम जो है टाइम लैप्स हो जाए तब मान लेंगे, जो आपको टाइम लिमिट दिया, जहाँ आप बोल के 1 दिन बाद ही आप बोलते हो कि हाँ हमें चाहिए, एक्सप्रेसली बोलते हो, राइट। जहाँ ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मैंने आपको एक कार दी मैंने आपको एक कार दी, मैंने कहा भाई ये कार है, थोड़ी सी हेडलाइट टूटी हुई है, वैसे तो मस्त चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि पता नहीं यार पुरानी सी लगती है, चलेगी नहीं। मैंने कहा इंजन जो है बहुत ही अच्छा है इसका। तो आपने कहा कि हम 1-2 दिन इसको यूज़ करके 3-4 दिन इसको यूज़ करके देखेंगे। तो आपने मुझसे 4 डेज़ का टाइम ले लिया। क्या ले लिया? 4 डेज़ का टाइम ले लिया। अब क्या हुआ कि सेकेंड डे मैं आपको देखती हूँ, आपने कार को चमचमाचम ऐसी कार लग रही मेरी, अपने नाम के स्टिकर्स लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखा है। अब बताओ, अगर अपने और इसके टायर भी चेंज करवा दिए। जब मैंने कार को देखा, अब आपके बिहेवियर से मुझे क्या लगता है कि आप इसको परचेज करना चाहते हो कि नहीं, बताओ। जब आपने इसको चेंजेस ही कर दिए, मीन्स आपका बिहेवियर ही बता रहा है 1 दिन के बाद कि हाँ आपने बाय करनी है, तो यहाँ पर सेल हो जाएगी। जहाँ तो आप एक्सप्रेसली बता दो, जहाँ आपका बिहेवियर मुझे बता रहा है कि आप जो है वो गुड्स को बाय करना चाहते हो, जिस टाइम मुझे ये लगेगा उसी टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। अब इस पर पेड़ गिरे, ठीक है, फ्लड में बह जाए, कुछ भी हो, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, आप इसका लॉस बेयर करेंगे। लेकिन आप कार लेके यही हाल, कुछ चेंज नहीं करवाया, आप चला के देख रहे हो तो कुछ हो जाता है, आपकी नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, आपकी नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। आप गए और ये रेस दी और जाके पेड़ में हिट कर दी, तो वहाँ पर लॉस तो फिर आप ही बेयर करोगे। आपकी नेग्लिजेंसी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर करते हैं, तो वहाँ पर जो बायर का इंटेंशन है कि क्या वो लेना चाहता है, वो कैसे पता चलेगा? वो या तो हमें बोलेगा, एक्सप्रेसली बोलेगा, जहाँ उसका बिहेवियर टकाटक उसने स्टिकर्स वगैरह लगा रखे हैं, हेडलाइट चेंज करा दी, टायर चेंज करवा दिए, तब भी मुझे पता चलेगा कि आपने गुड्स लेनी है। और जो टाइम दिया था, अगर टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम, ठीक है, मैंने कहा कार ले जाओ और अच्छी लगे तो रख लेना, मैंने टाइम नहीं बोला, ठीक है। आप जो है आप
2 मंथ्स के बाद मेरे पास आते हो कि नहीं 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 अच्छी नहीं चले। अभी 2 मंथ्स इतना टाइम लगता है कि आपको एक जज करने में चीज को कि हाँ अच्छी है कि नहीं, ठीक है। तो एक रीजनेबल टाइम वो कोर्ट में डिसाइड होता है। आपने रीजनेबल टाइम, आपसे नहीं पूछा जाएगा कितना रीजनेबल टाइम होगा, वो जो है वो वहां पर जज किया जाता है कि कितना एक पर्टिकुलर चीज के लिए कितना रीजनेबल टाइम होता है। तो रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया तब भी मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो जब भी गुड्स, ये कौन बताता है, ये कौन बताता है, ये सेक्शन 24 बताता है। सेक्शन 18 क्या बताता था, बोलो, कि गुड्स असर्टन है, जब असर्टन होगी तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। सेक्शन 19 क्या बोलता है कि देखो अगर तो गुड्स स्पेसिफिक होंगी, असर्टन होंगी, तो आप बाहर की इंटेंशन देख लेना, या जो भी टर्म्स होगी कॉन्ट्रैक्ट की उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि गुड्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर। अगर कहता ना समझ में आए तो ऐसा करो, वो सेक्शन 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24, 25, 26 इनके पास जाके देख लेना, पता चल जाएगा। हम गए किसके पास, हम गए सेक्शन 20 के पास। कहता अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो तभी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। 21 के पास गए, वो कहता है कि अगर पुट टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट है, तब जब स्टेट डिलीवरेबल स्टेट में पुट कर दोगे और आप बायर को इंटीमेट कर दोगे तब हो जाएगा। फिर उसके बाद 22 क्या कहता है कि अगर प्राइस ही असर्टन नहीं होगी, डिलीवरेबल स्टेट है, प्राइस असर्टन नहीं है, जब असर्टन हो जाएगी तब आप समझ लोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सेक्शन 23 कहता बहुत हो गया इनका, मैं बताता हूँ अनसर्टन गुड्स को कब जो है हम मानेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। कहता अगर अनसर्टन गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है, पहले तो आप असर्टन करोगे, डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे। अगर बायर के बिहाफ पर किसी कैरियर को दी है, अगर रेलवे रिसीट आपने बायर के नाम पर बनाई है और उसको कॉल कर दिया है, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। फिर 24 कहता है कि हो सकता है इनमें से कोई स्पेसिफिक गुड्स या ऐसे कुछ ना हो, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अप्रूवल बेसिस पे किया, मींस इमीडिएट सेल का नहीं किया। तो अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है तो कहता कि आपको देखना पड़ेगा कि जो गुड्स आपने दी है उसके लिए कितना टाइम आपने बायर को दिया है। अगर उस टाइम तक वो गुड्स को वापस नहीं भेजता है तो ऐसा समझ लेना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। जहाँ वो अगर बोल दिया फिर तो हो ही गई प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता, आपने टाइम भी नहीं लिखा, तो कोई रीजनेबल टाइम लगा देख लेना आप। अगर अभी टाइम भी पास नहीं हुआ, उसने बोला भी नहीं है, लेकिन जब आप गुड्स देखते हो तो गुड्स देखने के बाद उसके बिहेवियर के बाद ये पता चलता है कि भाई वो गुड्स को लेना चाहता है, तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 24 किससे बात करता है, किसके रिगार्डिंग बात करता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। मिंत्रा ने शायद ऐसा कुछ निकाला था ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कुछ ऐसा निकाला था। चलिए, when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer। कब मान लेंगे कि बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? When he signifies his approval, उसने बोल दिया कि भाई मुझे लेनी है, और acceptance to the seller does any other act adopting, कुछ और कर दिया, मीन्स टायर चेंज कर दिए, उसने सब कुछ चेंज कर दिया, तो पता चल के अभी लेना चाहता है। If he does not signify his approval, नहीं अप्रूवल नहीं दी भाई, एक्सेप्टेंस भी नहीं की, बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, पर रिटर्न 2 दिन के लिए माउस दिया था, 5 दिन हो गए वापस नहीं किया। Then if a time has been fixed for the return of the goods, ठीक है, on the expiration of such time, 2 दिन के लिए दिया था, तीसरे दिन आपका हो गया। And if no time has been fixed on the expiration of a reasonable, depend upon case to case, he does something to the goods, कुछ ऐसा कर दिया which is equivalent to accepting the goods, means आपको जो है कार दी मैंने, और कार आपने किसी आगे किसी को एज अ सिक्योरिटी रख दी, प्लेज कर दी। अब ये भी तो एक्ट आपका ये शो करता है ना कि आप उस गुड्स में इंटरेस्टेड हो, आप लेना चाहते हो। तो कोई भी ऐसा एक्ट अगर आपने कर दिया, जैसे प्लेज कर दी या उसको किसी को सेल कर दिया, उस केस में भी हम मान लेंगे कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं कि किसी गुड्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो ऑनरशिप होती है, कब ट्रांसफर होती है। तो सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये तो सारे किससे, 22 तक तो स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करता है, 23 अनसर्टन गुड्स के बारे में बात करता है, 24 गुड्स ऑन अप्रूवल। बिल्कुल ठीक।
बट अगर वो कह दे गुड्स ऑन अप्रूवल ही है, गुड्स ऑन अप्रूवल ही है, कहता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, मीन कि गुड्स आपको दी राइट, सेल ऑन अप्रूवल नहीं था, आप कहोगे कि देखो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, पर तब तक मैं सेल नहीं इसको मानूंगा जब तक आप इसके पैसे नहीं भिजवा देते। जैसे आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो ना समटाइम, राइट, मैं घर में शादी थी तो हम गए ज्वेलरी शॉप पर गए, तो हमने कुछ सेट वेट देखे, कुछ पसंद आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो मैडम, आप एक तो सेट ले जाओ, आप घर वालों को भी दिखा देना, अगर पसंद आ जाते हैं राइट तो रख लेना, हमें कैश भिजवा देना, राइट, तो हम यहीं से जो है इनवॉइस आपको भेज देंगे। मीन्स सेल तब होगी जब आप हमें कैश भिजवा दोगे, अदरवाइज आप रिटर्न कर देना। अब मान लीजिए अगर 2 डेज़ के लिए दिया है उसने मुझे ज्वेलरी, 2 डेज़ के लिए रखने के लिए देखने के लिए दिया है, और 3rd डे तक मैं नहीं भेजती हूँ, इट डजंट मीन सेल हो जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ कंडीशन थी कि सेल फॉर कैश, अगर मैं कैश दूंगी तो वो मानेगा, मीन्स इन बिटवीन प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, और रिटर्न या तो मैं रिटर्न करूंगी या मैं कैश भेजूंगी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 24। ये आपको याद रखना है कि अगर गुड्स दे भी दी है लेकिन पर्सन ने आगे से आपको कैश नहीं दिया, तब तक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं मानोगे। एक बार इस बात को मैं आपकी बुक में से भी रीड कर दूँ, ये वाली बात वहाँ लिखा नहीं है शॉर्ट नोट में, एक बार इस बात को हम बुक में से रीड करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए, क्योंकि वहाँ मैंने एग्जाम्पल शायद दी नहीं है। देखो कहता है इट मे बी नोटेड where the goods have been delivered by person on sale or return on the terms that, terms क्या है, the goods were to remain the property, goods all जो है सेलर की ही रहेगी till they are paid for, जब तक हमें प्राइस नहीं मिल जाता तब तक सेलर की रहेगी, the property therein does not pass, तब तक बायर को ये प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी until the terms are complied with, कौन सी टर्म, कैश इज पेड, जब तक कैश आप पे नहीं कर देते। एग्जाम्पल क्या दी है कि ए ने डिलीवर की ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, या तो वापस कर देना या कैश भिजवा देना। इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, वो बोल रहा है इन द कॉन्ट्रैक्ट ज्वेलरी शैल रिमेन ए की ही प्रॉपर्टी रहेगी अनटिल द, जब तक वो वायर जो है वो प्राइस को भेज नहीं देता, बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस बी प्लेज्ड, अगर बी ने सी को वो ज्वेलरी जो है वो प्लेज कर दी। अब आप ऊपर मत चले जाना कि बी ने सी को प्लेज की तो इट मीन्स उसका जो है बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो ज्वेलरी को रखना चाहता नहीं, अभी बी की वो प्रॉपर्टी नहीं बनी है, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म साथ में है कि जब तक आप कैश नहीं दोगे तब तक आपको प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसलिए जब बी ने अगर सी को वो ज्वेलरी प्लेज कर दी है तो ए के पास अभी भी राइट है कि वो सी से उस ज्वेलरी को वापस ले सकता है। क्या, इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ऑनरशिप वॉज नॉट ट्रांसफर, जिसकी ऑनरशिप नहीं है उसको आप प्लेज नहीं कर सकते, दस द प्लेज वॉज नॉट वैलिड, ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी, तो जो ए है वो सी से रिकवर कर सकता है। बट अगर यही केस होता, अगर ये कंडीशन ना होती, कैश की कंडीशन ना होती, ठीक है, बाकी सारा केस सेम होता, बट ये कैश की कंडीशन हटा दो, फिर क्या होता, फिर ये होता कि अगर बी ने सी को ज्वेलरी जो है वो प्लेज कर दी तो ए मान लेगा कि हाँ सेल हो चुकी है, वो प्राइस के लिए बी को जो है वो बोलता कि प्राइस दो, अगर नहीं देता तो फिर उसको स्यू करता, राइट। तो ये केस है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, अब सेक्शन 25 आता है, चलो एक ब्रेक ले लो फिर सेक्शन 25 करेंगे, बहुत सारे सेक्शंस हैं तो सेक्शन 25 ब्रेक के बाद करते हैं। चलिए ये आज की क्लास में सेक्शन 25 लास्ट करेंगे, फिर बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइए, सेक्शन 25 क्या कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, व्हाट डज इट मीन। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग ये है कि जैसे कि हमने कहा कि अगर सेलर ने बायर को बोला कि भाई मैं तुम्हारी गुड्स जो को कैरियर को जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे रहा हूँ, उसकी रेलवे रिसीट है, ठीक है, मैंने आपको दे दी है। तब हमने देखा कि हाँ भाई प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होगी जब उसने डिलीवरेबल स्टेटमेंट डाली, उसको इंटीमेट कर दिया कि मैंने डिलीवर कर दिया। बट अगर
जो सेलर है राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखता है। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब कि वो जो है गुड्स के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कॉन्ट्रैक्ट की जो जब तक फुलफिल नहीं होती तो गुड्स की ऑनरशिप उसके पास है। डिस्पोजल मतलब वो उसको फेंके, कुछ भी करे, क्या करे, तोड़े फोड़े, कुछ भी करे, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ। जब हमारी खुद की चीज़ होती है तभी हमारे पास उसका डिस्पोजल का राइट है। अब मैं इसको तोड़ूँ, फोड़ूँ, यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ, ये राइट मेरे पास है। तो राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब सेलर कहता है कि देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगी ना तब तक जो है वो आप मैं सेल नहीं मानूंगा। इट मीन्स अगर कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, मान लो कि कैरियर को उसने बोला, ट्रक वाले को बोला कि देख ए ने क्या किया, ए ने एक ट्रक में गुड्स को लोड करवाया, राइट, और बोला कि बी को जाकर दे देना। तो बी राह दे रख रहा है कि एक दिन ट्रक आएगा, मेरी गुड्स को लेके आएगा, राइट। पर ए ने इस ट्रक वाले भैया को बोला कि देख गुड्स तो तू बी को दे देना, बट तब देना जब वो तुझे कोई चेक दे दे, जब वो जो गुड्स की अमाउंट का जो चेक है वो तुझे हैंड ओवर कर दे। अगर वो हैंड ओवर नहीं करेगा तो गुड्स तू उसको डिलीवर मत करना। अब मुझे बताओ, अब कोई कंडीशन है जिसके फुलफिल होने के बाद ही गुड्स किसको डिलीवर हो सकती है, जिसके फुलफिल होने के बाद ही गुड्स किसको ट्रांसफर हो सकती है, बी को। अगर इसको बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल, कि तब तक बी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता ट्रक वाले से अपनी गुड्स को जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती। मीन्स अगर ए कहता है कि देख मैं तुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बी को देना, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो गुड्स दे देना, अगर एक्सेप्ट ना करे तो मत देना। जहाँ वो कहता है कि देख तू दे तो जा बी के पास गुड्स, और मुझे कॉल करके पूछना कि मैं डिलीवर कर दूं कि नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि कितनी डिलीवर करनी है, ठीक है, कब डिलीवर करनी है, मींस मेरे ऑर्डर पर ही तू डिलीवर करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो तब भी जो है राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास होता है, सेलर के पास अगर होता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, तब ट्रांसफर होगी जब वो जो कंडीशन लिखी है वो फुलफिल हो जाएगी। मींस अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बायर ने सेलर को दे दिया तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो सेक्शन 25 कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल है, अगर कोई राइट ऑफ डिस्पोजल वहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन में लिखा हुआ है तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती आप ये मत मान लेना कि जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, कैरियर को दे दी है, बायर को इंटीमेट कर दिया है तो ट्रांसफर होगी, नहीं, वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो यही सेक्शन 25 कह रहा है। चलिए फटाफट से हम यहीं से इसको रीड करते हैं। कहता है वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वेयर there is a contract of sale specific goods और where goods are subsequently appropriate, हो सकता है जहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स का हो सकता है, जहाँ वो अनसर्टन गुड जो सब्सिक्वेंटली बाद में अप्रोप्रिएट की जाती है, अलग निकाली जाती है। द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन, जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ एप्रोप्रिएशन भी ये गुड्स तुम्हारी हैं, रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, अपने पास राइट रखता है कि मैं गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अनटिल सर्टन कंडीशन, जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। इन सच ए केस नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, चाहे हमने बायर को डिलीवरी कर भी दी है, और टू द कैरियर और अदर बेली ऑफ द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स किसी और पर्सन को कर दी है, किस पर्पज से कि बायर के पास वो गुड्स जो है वो चली जाए। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर, वो तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी बायर को अनटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेलर, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। वे गुड्स आर, मान लो कि कहता है कि जो गुड्स है वो शिप कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे के थ्रू कर रहे हो, या बिल ऑफ लेडिंग जहाँ रेलवे रिसीट कोई भी है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड आप यूज़ कर रहे हो, चाहे रेलवे कर रहे हो, शिप कर रहे हो, रोड ट्रांसफर कर रहे हो, एज द केस में भी कोई भी केस हो सकता है। गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, मीन्स पर गुड्स जो है वो डिलीवरेबल होगी, डिलीवर की जाएगी जब सेलर ऑर्डर देगा, और हिज एजेंट, जहाँ उसका एजेंट बोलेगा सेलर इज प्रेमा फैसी, जहाँ से ये पता चलता है देखने में डीम टू कि उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रख रखा है। जहाँ वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस, मीन्स उसने एक बिल ड्रॉ किया है बायर के लिए, ट्रांसमिट द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग, के साथ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। एज अ केस में भी मीन्स बिल ऑफ लेडिंग हो सकता है, रेलवे रिसीट हो सकता है, या डिलीवरी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है।
टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस और पेमेंट, मीन्स अपनी पेमेंट को वो सिक्योर करना चाहता है। द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट इफ ही डज नॉट ऑनर द, मीन्स उसको ये रिटर्न करना पड़ेगा अगर वो ऑनर नहीं करता, बिल ऑफ चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग, पर अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट अपने पास ही रखता है कि मैं गुड्स लूँगा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट, तब भी उसको वो ऑनरशिप उन गुड्स की ट्रांसफ़र नहीं होगी। एनालिसिस में तो सेम बात लिखी हुई है, मैं आपको ये बता देती हूँ इसका एग्जांपल। एनालिसिस सेम ही है। कहता है एक्स सेंड फर्नीचर टू कंपनी बाय ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द कंपनी अंटिल द, कि उसने एक अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रख लिया कि जब तक पेमेंट ना हो कंपनी को तू फर्नीचर देके नहीं आएगा। द प्रॉपर्टी पासिस ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड, अगर कोई भी कंडीशन है जब तक वो फुलफिल नहीं होती तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो यहाँ पर वही सेम केसेस है बेटा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पढ़े हैं वही सेम केसेस हैं, दैट्स इट। बस हमने सेक्शन कौन कौन से कर लिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक कर लिए हैं। अब 26 सेक्शन बोलता है कि रिस्क तो प्राइमा फेसी देखने से ये लगता है कि जिसके पास गुड्स है, जिसके पास गुड्स का ऑनरशिप है, वही क्या करेगा, लॉस को बियर करेगा, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा और इसके MCQs भी करेंगे। बट मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चे साथ के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। मैं आपको जो है रिवीजन लेक्चर दे रही हूँ, केस स्टडी भी दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर भी दे रही हूँ, MCQ भी साथ में। देखो MCQ नहीं आएंगे लेकिन उससे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती है कि हाँ हमने ऐसा सोच रहे थे ऐसा, तो केस स्टडी में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, तो करना जरूर है, राइट। चलिए ओके बच्चा, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।